दिल से धन्यवाद सर, हमारे इंडस्ट्री को जरिए आपने बनाया है, हमें अच्छा लगा। हम सभी इलाहाबाद और हमारे जो सहपाठी मित्र हैं उन्हें प्रभावित हुआ आपसे, तो उनसे कई बार आग्रह किया कि हमारी ड्यूटी आत्माओं को सुन करके आए। मैं दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीयूटी यूजी के एग्जाम से पहले पीजी का एग्जाम हो रहा है और भारत के हर एक कोने से जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होगा जेएनयू। किनका किनका है बताइएगा, किनका किनका जेएनयू है? तो यहाँ पे हिंदी किनका किनका है ये बताइएगा, किनका किनका हिंदी है? हिंदी है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सवाल ले लेंगे आप लोग का, क्योंकि पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग के मन में क्या क्या सवाल है। और कोई सवाल है आपका? नहीं, आपका जी कराओगे? हाँ, आपको ही मैं कह रहा हूँ, आपको पिछले 3 सालों से सीयूटी के फील्ड में साढ़े 7 साल से काफी काम किया है। पिछले 4 वर्षों से मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पे काम कर रहा हूँ, पिछले 4 वर्षों से। और मेरा नाम है रजनीश कुमार और मैं बिहार लखीसराय जिला से, और मैं अपना यूजी बीएचयू से किया है और पीजी भी बीएचयू से किया। मेरा हिंदी ही रहा। बच्चे आप जेएनयू डीयू इलाहाबाद विश्वविद्यालय आप में भी कई लोग हैं। बीएचयू में तो मैं बनारस से ही चलाता हूँ, तो बीएचयू बहुत सारे बच्चे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इसी बार हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो कि हिंदी के लिए मुझे लगता है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी ही जानना चाहिए लोगों को, अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो, हिंदी में रुचि है तब। चलिए अब मैं बात करूंगा। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए जरूरी होता है उस एग्जाम की पैटर्न को समझना, इसके अलावा उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं हिंदी की पैटर्न की बात करेंगे। सिलेबस के बारे में जान लीजिए। जब आप लोग में कोई है जो सिलेबस को देखे हैं और कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं सर? हाँ, एक पीजी हिंदी हो या जो भी आपका, कई लोगों ने लिखा है, कई लोगों ने नहीं देखा है, कोई नहीं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ आपका जो पीजी हिंदी का जो सिलेबस है, जो पहला जो पॉइंट है वो है हिंदी साहित्य का नामकरण और काल विवाद, जिससे कि कितने सवाल पूछे जाते हैं ये मेंशन नहीं किया है एनडीए, लेकिन मैं आपको पिछले 2 वर्ष की जो पीवाईक्यू है उसके आधार पे बताऊंगा। ये पहला पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है इससे कम से कम मिनिमम 5 सवाल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 10, यानी 5 से 10। और इस बार 8 सवाल पूछे गए थे इस वर्ष, और पिछले साल 9 सवाल पूछे गए थे। मतलब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पे कह रहा हूँ, अपने एनालिसिस के आधार पे एनडीए ने ये मेंशन नहीं किया। अब हिंदी साहित्य के नामकरण एवं काल विभाजन बहुत बेसिक है, आप लोग अक्सर पढ़े होंगे। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, वगैरह वगैरह। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है उसमें आदिकाल का काल अवधि क्या है, इसके अलावा बच्चन सिंह ने किया है, तो आधुनिक काल का क्या है। इस प्रकार आप लोग लगातार पढ़ते भी हो। इसी प्रकार मतलब इसी सब टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये नामकरण और काल विभाजन हो गया। सेकेंड टॉपिक जो है वो जब हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास,
जो कि आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक से संबंधित सवाल रहते हैं। टॉपिक नंबर 2, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आदिकाल से लेके आधुनिक काल के प्रश्न शामिल रहते हैं। इसके बाद हम एक चीज और बताएंगे जो बहुत जरूरी है कि सीयूटी पीजी में प्रश्नों की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, सवाल कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के। कि जब आप 2022 का पेपर देखोगे तो पेपर आपके लिए लगेगा बहुत आसान है, 2023 का पेपर देखोगे तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये समझना ही पड़ेगा कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। जब हम तैयारी करें तो उस पर ध्यान कैसे रखें। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ हिंदी साहित्य जब भी आप लोग पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आदिकाल पढ़िएगा। सबसे पहले पढ़िएगा एक क्रम से, ये मत पढ़िएगा कि सर मुझे आधुनिक काल पसंद है, मैं पहले आधुनिक काल पढ़ूंगा। ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये काम आएगी आपके एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्नों की प्रकृति है उसमें पूछा जा रहा है। बहुत सारे कवि का नाम दे देगा तो कहेगा कि इनके जन्म तिथि के आधार पे आप क्रम से सजाइए। अगर आप आधुनिक काल पहले पढ़ोगे तो आपके माइंड में आएगा नहीं कौन कवि पहले है। जब आदिकाल से कंटिन्यू पढ़ोगे तो एक क्रम से कवियों का नाम आपके माइंड में सेट है, ऑलरेडी सेट है। इसके आधार पे आप बना सकते हो। जैसे कि जितने भी कवि हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, उनके बहुत सारे रचना है, बहुत सारे रचना। तो रचना को भी मतलब रचना की जो प्रकाशन वर्ष है उसके आधार पे सजाने के लिए कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना। यानी मेरे कहने का मतलब है जब भी आप साहित्य को पढ़ना तो पूरा माइंड को ओपन करके रखना, हर एक चीज को समझना, तो आसान हो जाएगी आपका एग्जाम, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो आपका 3rd नंबर पॉइंट है। इससे लोग 15 सवाल के आसपास पूछे जाएंगे, 12 से 15 सवाल। ये सब जो पोर्शन है ना वो कम वाला। अब आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य की विधाएं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है ज्यादा से ज्यादा सवाल 25 सवाल के आसपास कवर करता है आपके सेक्शन में। और इसमें पूछे क्या क्या जाते हैं तो देखिए मैं बता रहा हूँ। इसमें आपका कहानी, निबंध, उपन्यास जितने भी हैं, मतलब कवि पंक्ति, ये सब इसमें पूछे जाएंगे। यानी कि जब आप हिंदी साहित्य पढ़ोगे तो ये ध्यान रखना रचना एवं रचनाकार, इससे सवाल आएगा ही आएगा। जैसे कि एक उपन्यास है गोदान, आप लोग में कई लोग पढ़े भी होंगे, किस पे आधारित है तो आप लोग पढ़े होंगे भारतीय किसान पे आधारित, सभी लोग ने पढ़ा हो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा उपन्यास किस पे आधारित है और उस उपन्यास में कौन कौन पात्र है, उससे संबंधित सवाल आ जाएगा। तो इसीलिए ये सब ध्यान रखना। ये हो गया नंबर 4 जो है हिंदी प्रयोजन मूलक या प्रयोजन मूलक आप हिंदी बोल सकते हैं। ये इससे जो है 5 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं और ये पत्रकारिता से संबंधित है और इसमें फैक्ट आधारित सवाल पूछे जाते हैं। फैक्ट मतलब सीधे 1 लाइन वाला सवाल दे देगा तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। अब मैं आगे चलता हूँ। नंबर 5 जो है जन संचार में हिंदी, जन संचार के माध्यमों में हिंदी, ये जो है आपका पॉइंट नंबर 5 है। और इसमें जैसे इसी बार प्रिंट से सवाल पूछते हैं। प्रिंट का प्रकाशन वर्ष क्या है, मतलब कब से शुरुआत किया गया है, इस प्रकार सवाल पूछ दिए गए हैं। तो आपको जनसंचार जैसे टेलीविजन वगैरह हो गया, जैसे कि दूरदर्शन का पहला धारावाहिक कौन है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 जो है वो है काव्य साधन, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जैसा कि आप सभी को पता है। इससे 10 सवाल के आसपास पूछे जाते हैं, इससे भी 5 सवाल के आसपास। काव्य साथ में आपको ध्यान देना होगा, शब्द शक्ति वगैरह वगैरह आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। काव्य प्रयोजन 4 प्रकार के होते हैं, 4 टॉपिक है इसमें जो कि आपको कवर करना पड़ेगा। नंबर 7 जो कि अंतिम है वो हिंदी व्याकरण और इससे भी सवाल पूछे गए हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में आपको वाक्य विन्यास पढ़ना पड़ेगा,
संधि पढ़ना होगा, समास पढ़ना होगा। और महाराष्ट्र भी सवाल इस पर पूछे गए हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। इस वर्ष के पेपर में आप देखोगे, यानी कि व्याकरण को आपको टारगेट करना है और इससे भी 5 से 10 सवाल अप्रोक्स पूछे जा रहे हैं, यानी सब मिलाकर 75 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। जो अभी मैंने बताया ये आपका हिंदी का सिलेबस है जो एनडीए ने दिया, और सिलेबस से ही सवाल, खास बात ये रही है कि सिलेबस से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये दोनों जो पोर्शन है ना, नंबर 2 और नंबर 3, ये देख रहे होंगे 40 सवाल जो है यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास एकदम बढ़िया से पढ़ना है। अभी आपने कहा कि सर कौन सा किताब मैं पढ़ूं, ये सबके मन में सवाल आता है। देखिए मैं आपको अपने एनालिसिस के आधार पे बताऊंगा कि जब आप काव्य शास्त्र पढ़ोगे तो इसमें आप ध्यान रखना, आप लोग गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे का बुक का नाम सुने होंगे, सभी लोग सुने होंगे। वो बुक को यहाँ पे आप हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है, ये वाला बुक इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है काव्य शास्त्र मेरे अनुसार। उससे बाहर सवाल आएंगे ही आएंगे। अब देखिए ये जो पोर्शन हिंदी साहित्य मैंने बोला है, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदी साहित्यकार है जिनके कथा स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो आपके ये दोनों पोर्शन के लिए इसके अलावा आप लोग दृष्टि का एक बुक देते हो, दृष्टि का नेट जेआरएफ के लिए, उसमें आप आधुनिक काल के लिए ये दोनों पोर्शन के लिए दृष्टि का बुक को भी फॉलो कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया रहेगा, ज़्यादा नहीं 30 या 40 पेज का है आधुनिक काल, वहाँ से आप इसके लिए कवर कर सकते हो। हिंदी साहित्य का नामकरण गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, बहुत सिंपल है। ये जो नंबर 4 हो गया और नंबर 5 ये आप ध्यान रखना, ध्यान इस मामले में रखना कि इससे जो सवाल है ना, सीधे आप गूगल पे सर्च करें जनसंचार क्या होता है, इससे संबंधित सवाल सीधे आप सर्च करो गूगल पे। जब आप सर्च करोगे ना तो वही सवाल आपके सामने सबसे पहले आएगा जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये ध्यान रखना इस बात। तो जितने भी टॉप 50 टॉप 100 सवाल कर लो, वैसे मैं करवाऊंगा, मैं भी आप लोग की तैयारी में अहम भूमिका निभाऊंगा ही निभाऊंगा। अब मैं आगे चलता हूँ। हिंदी व्याकरण बहुत सिंपल है, जिसे इसी बार एक सवाल आया है, उच्चारण स्थान से संबंधित सवाल आया है। क्या वर्ण था वो मुझे नहीं पता, लेकिन संबंधक वो था, खोद का उच्चारण स्थान क्या है, वाक्य जो वाक्य का निर्माण क्या है, वाक्य किस प्रकार वाक्य का निर्माण होता है, पहले ध्वनि आता है, फिर शब्द आते हैं, फिर वाक्य आते हैं। इस प्रकार जो है सवाल पूछे गए। व्याकरण आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो, व्याकरण में कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से आप लोग पढ़ जाओ, लेकिन थोड़ा सा रिविजन करने की आवश्यकता है। ये आपका सिलेबस का, ठीक है। अभी कई लोगों ने कहा कि सर बीएचयू हिंदी में कितना सीखा, बीएचयू में अगर हिंदी की बात किया जाए, हिंदी में सीटों की तो 198 सीटें मेन कैंपस में, 198। इसके अलावा वेट सीट भी है 15%, यानी 235 सीटों पे एडमिशन होता है मेन कैंपस की बात करें। इसके अलावा हम कॉलेज और जेएनयू में शायद 37 या 39 सीट है। इलाहाबाद के बारे में मुझे पता नहीं है, इलाहाबाद बता सकते हैं कितना सीट है, 360, यानी इलाहाबाद में 360 सीट है। डीयू का सब अपने कॉलेज आधारित मतलब सीटें हैं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी 30 से 40 सीटों की संख्या है लोग, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी बढ़िया। तो ये आपका सिलेबस हो गया, ये आपका पैटर्न हो गया। अब हम बात करेंगे आप लोग किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। पहला सबके मन में जेएनयू, लेकिन आप भी बताओ कितने संख्या में सबको जेएनयू जाना है, क्या संख्या हो पाएगी? ये पॉसिबल नहीं है। उसी का होगा जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाने की बजाय किताब पढ़े। सच्चाई है, सच्चाई है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये चीजें हैं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। जेएनयू में बहुत सारे स्टूडेंट का
सिलेक्शन हुआ है, आपका भी होगा। स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होता है वो एक किसी और का सिलेक्शन होता है, स्टूडेंट का होता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा, जेएनयू के लिए कंपटीशन इसीलिए टफ है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मान लो बीएचयू में एडमिशन हो गया एमए फर्स्ट ईयर में, फिर भी तैयारी करते हैं जेएनयू के लिए, यानी कि आपका कंप्यूटर आपके क्लासमेट्स के नहीं है, आपका कंपटीशन आपके सीनियर से भी है जेएनयू के लिए, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी तैयारी कीजिएगा सोच समझ के एकदम सटीक रणनीति के साथ सही तरीके से। जेएनयू के बाद पीयू हो गया, पीयू और बीएचयू। हिसाब से तो मेरे लिए